प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी दौरा। आज 52 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी करेंगे जारी। बिहार में चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट की जारी। आरजेडी नेता बोले 65,06,375 नाम कटे। प्रज्वल रेवन्ना रेप केस में आज सजा का होगा ऐलान। कोर्ट ने पूर्व जेडीएस सांसद को कल दोषी ठहराया था। पुणे के दौड़ में आपत्तिजनक पोस्ट के बाद तनाव। धार्मिक स्थल पर पथराव, गाड़ियों को आग लगाई। शिवाजी महाराज के अपमान के विरोध में हो रहा था प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में एक आतंकवादी ढेर। लगातार दूसरे दिन सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। 5 दिन पहले पहलगाम हमले के 3 आतंकी मारे गए थे। मनाली में लैंडस्लाइड, ले चंडीगढ़ नेशनल हाईवे बंद। अमरनाथ यात्रा 3 अगस्त तक रोकी गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज वाराणसी दौरा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी के दौरे पर हैं। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी का 51वां काशी दौरा आज है। तो आज प्रधानमंत्री 52 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और साथ ही किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी जारी करेंगे। आपको बता दें, दिव्यांगों बुजुर्गों को सहायक उपकरण भी वितरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज वाराणसी के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का 51वां काशी दौरा आज। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर अंबिकापुर से है, जहां संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम घोषित करने में धांधली का आरोप लगाते हुए छात्रों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। बीए, बीएससी और बीसीए के कई छात्रों को 0 अंक देकर फेल किए जाने से नाराज छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व करते हुए रचित मिश्रा ने आरोप लगाया कि हर साल जानबूझकर छात्रों को फेल किया जा रहा है। प्रबंधन जहां उत्तर पुस्तिकाओं में जवाब न लिखने की बात कह रहा, वहीं छात्रों का दावा है कि उन्होंने सही उत्तर लिखे हैं। इसके बावजूद मनमाने ढंग से फेल घोषित कर दिया गया है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने मौके पर पुलिस बल तैनात रखा है। कुलपति व कुल सचिव ने छात्र नेताओं से बातचीत करते हुए समस्या का शीघ्र समाधान करने का आश्वासन दिया है। छात्र हित में काम करो। छात्र बहुत परेशान हो जाते हैं। विश्वविद्यालय की जो मेरा क्या बोलते हैं कैलकुलस डिफरेंस पहले जब हम लोग का फर्स्ट रिजल्ट आया तो हम 24 स्टूडेंट थे, 20 फाइनल ईयर में सभी को 0 अंक दिया गया 2 सब्जेक्ट। इसके बाद नंबर बढ़ा, किसी का 9 बढ़ा, किसी का 10 बढ़ा, किसी का 5 बढ़ा। बस ऐसी लगातार होते जा रहा है। 24 में से बस 4 बच्चे को पास किया गया है, जिसमें 2 बच्चे को पास किया गया और 2 बच्चों को ग्रेस से पास किया गया। जिसे ग्रेस से पास किया गया है, एक मैं हूँ, एक मेरी फ्रेंड है। तो सर बताइए, आज मेरा एमसीए का एडमिशन नहीं हो पा रहा है सर, क्या मेरा साल बर्बाद होना? छात्रों के साथ प्रतिवर्ष देखने को मिलता है कि उनको बीएससी, बीए, बीसीए के सब्जेक्टों में 0 अंक दे दिया जा रहा है, नहीं तो एक पैटर्न जैसा नंबर दे दिया जा रहा है। लगातार छात्र परेशान हो रहे हैं आवेदन दे देकर, लेकिन तब भी छात्रों के साथ उसी तरीके से बर्ताव किया जा रहा है और उनकी प्रक्रिया में कोई भी साथ नहीं दिया जा रहा है। आज इसी को लेकर हम छात्रों के साथ आए हैं और विश्वविद्यालय को घेराव किए हैं। अभी भी आप लोग देख सकते हैं विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा कोई भी संतुष्टिपूर्ण हम लोग को वो नहीं दिया जा रहा है, आंसर नहीं दिया जा रहा है। और जब तक वो हमको सेटिस्फाई नहीं करते हैं और फिर से जांच नहीं करवाते हैं उन सभी सब्जेक्टों में, तब तक हम यहाँ पर बैठे रहेंगे और हमारी जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। छात्रों ने 3 विषयों के लेके बात किया है कि बीसीए 3rd ईयर में
और मैथ्स में इनको कुछ बच्चों को 0 अंक आया हुआ है। और इंग्लिश में बीए फाइनल के इंग्लिश में इनको 0 या कुछ कम अंक आए हुए हैं, ऐसी मांग है हम बच्चों की। हमने इनकी कॉपी को पहले ही चेक करवा लिया है। एक जो हमारे एक ऑर्डिनेंस में है कि अगर अप्रत्याशित नंबर कम होते हैं तो हम उसको और छात्रों की ऐसे डिमांड आती है तो ऐसे 2 विषय विशेषज्ञों से हमने कॉपी चेक करा ली है। कॉपी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है, लगभग जितना लिखा था पहले लगभग उसी के आसपास के नंबर है। आगे बढ़ते खबरों में, जिला खगड़िया में अल्पसंख्यक जन संवाद कार्यक्रम की ऐतिहासिक सफलता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा विभिन्न कर्मियों के मानदेय में दोगुनी वृद्धि किए जाने के उपलक्ष्य में कर्पूरी सभागार जदयू कार्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता की अध्यक्षता जदयू जिलाध्यक्ष बबलू कुमार मंडल एवं जदयू अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संयुक्त रूप से की। वक्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्णय की सराहना करते हुए कहा कि इससे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समुदाय की अभूतपूर्व भागीदारी को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में मुसलमान भाइयों के लिए, अक़लियत भाइयों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं जो लगातार 2005 से आज 2020 तक लगातार उनकी योजनाओं को धरातल पर उतार कर मुसलमान भाइयों के हित में, चाहे शिक्षा का सवाल हो या उनके समाज का, उनके परिवार का विकास का बात हो या उनके घर में बिजली की बात हो, पानी की बात हो या अन्य मूलभूत जितनी भी समस्याएं थी, सब समस्या का समाधान करने का काम हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने किए। और कामों से प्रभावित होकर लगातार इस कार्यक्रम में भी दर्जनों अल्पसंख्यक भाई जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण किए और हजारों को संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे और कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाए। इसके लिए हम अपने कार्यकर्ताओं को आभार प्रकट करते हैं और धन्यवाद देते हैं। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। शेखपुरा जिले में कुल 4,85,208 मतदाताओं का प्रपत्र प्राप्त हुआ है। इनमें से 26,256 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं। जिलाधिकारी आरिफ अहसन ने प्रेस वार्ता में बताया कि हटाए गए नामों में अधिकांश वे हैं जो या तो मृत घोषित हो चुके हैं या जिनका नाम एक से ज्यादा स्थानों पर दर्ज था। प्रेस वार्ता में डीडीसी संजय कुमार और एसडीओ राहुल सिन्हा भी मौजूद थे। अधिकारियों ने साफ किया कि एक भी वैध मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया गया है, केवल उन्हीं लोगों के नाम हटाए गए हैं जो मृत पाए गए या जिनका नाम 2 जगहों पर दर्ज था। डीएम अहसन ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पारदर्शी तरीके से मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया गया है। सभी नागरिकों से अपील की गई कि यदि किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया हो या किसी तरह की आपत्ति हो तो वे बीएलओ से संपर्क कर सुधार की प्रक्रिया पूरी करें। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि विशेष गहन परीक्षण का कार्य जो इलेक्शन कमीशन द्वारा कराया जा रहा था 25 जून से प्रारंभ हुआ और 27 जुलाई को हम लोगों का फ्रीज हो गया था। आज उसी का मतदाता का प्रारूप सूची जो है प्रकाशन किया गया है और सभी जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनके जिलाध्यक्ष उनके प्रतिनिधि के साथ बैठक की गई। जो भी मतदाता सूची हमारा ड्राफ्ट बना है उनको सभी को हम लोगों ने उनको हैंड ओवर कराया है, एक प्रति। इसके साथ साथ वैसे मतदाता जो एसडी थे, एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ वाले सूची, वो भी उनको प्रोवाइड किया गया है। तो 1 अगस्त से लेकर के हमारा 1 सितंबर तक हम लोग का दावापत्ती का समय रहेगा। उसमें जितने भी हमारे मतदाता जो ड्राफ्ट में आए हैं या अन्य लोग हैं वो उसका जो है अपना दावापत्ती दे सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने सभी प्रखंडों में कैंप लगा रहे हैं। इसके साथ साथ 2 नगर परिषद में दोनों कैंप रहेगा ताकि ये कैंप के समय भी कोई भी दावापत्ती देना चाहते हैं, किसी का नाम एक्स्ट्रा जुट गया है या छूट गया है, उसके बारे में अपना दावापत्ती दे सकते हैं। आगे बढ़ते खबरों में, सावन के पावन महीने के मौके पर जहां एक ओर बाबा नगरी देवघर में कांवरियों का मेला लगा हुआ है, वहीं दूसरी ओर सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड स्थित माधोपुर गांव से युवा कांवरिया संघ के बैनर तले लगभग 25 कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना हुआ। कांवरियों ने बताया कि प्रत्येक साल की भांति इस साल भी कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना हो रहा है। सभी कांवरिया सुल्तानगंज अजगैबी नाथ धाम में गंगा स्नान कर पांव पैदल
देवघर के लिए रवाना होंगे। कांवरिया हरेराम चौधरी ने बताया कि बाबा की नगरी जो भी कांवरिया जाते हैं, बाबा जल अर्पित करते हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। वहीं कांवरिया अंकित चौधरी ने बताया कि जो भी शिव भक्त बाबा नगरी नहीं जा पाते, उन लोगों को अपने नजदीकी शिवालय में ही जल अर्पण करना चाहिए। बाबा बैद्यनाथ के, बाबा बैद्यनाथ के। आगे बढ़ते खबरों में, शहर की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे गौवंश व अन्य पालतू पशुओं को लेकर भले ही जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आने पर दम भर रहा हो, लेकिन बावजूद इसके इन पशुओं का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। रेवाड़ी से आए दिन ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें ये पशु लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पीतल नगरी के नाम से विख्यात रेवाड़ी की सड़कों पर किस कदर से बेसहारा पशु बेलगाम विचरण कर रहे हैं, इसकी तस्वीर आसानी से देखने को मिल सकती है। शहर के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सर्कुलर रोड व सब्जी मंडी से लेकर शहर की ऐसी कोई सड़क या चौराहा बचा नहीं है जहां ये बेसहारा पशु आपको दिखाई ना दे। इतना ही नहीं, फ्लाईओवर पर भी इन बेसहारा पशुओं का जमावड़ा देखा जा सकता है। ये पशु सड़कों के बीचों बीच झुंड के रूप में खड़े होकर और झगड़कर जहां दुर्घटनाओं का सबब बने हुए हैं, वहीं दिन भर इन पशुओं के कारण शहर की सड़कों पर यातायात जाम की स्थिति भी बनी रहती है। दिन भर सड़कों पर घूमने वाले इन पशुओं के कारण कई ऐसे हादसे हो चुके हैं जिनमें कई लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो चुके हैं, तो कई अपनी जान तक गंवा चुके हैं। लोगों का आरोप है कि इनमें अधिकांश पशु पालकों के हैं जो सुबह शाम दूध निकालकर इन्हें सड़कों पर खुलेआम छोड़ देते हैं। शहर में खुलेआम घूम रहे गौवंश को लेकर लोगों ने नगर परिषद को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि छोड़े गए टेंडर का पैसा आखिर कहां जा रहा है, इसकी विजिलेंस जांच होनी चाहिए, क्योंकि लगातार हो रहे इन हादसों को लेकर शहरवासी भय के साए में हैं। यहाँ पर बहुत बुरा हाल है रेवाड़ी के अंदर, और ये आज तक उनकी बिल्डिंग है, मैं यहीं पर ही खड़ा हूँ। आप यहाँ पर अगर आप अपना कैमरा लगा के देखोगे तो यहाँ पर भी आपको पशु इतने ज़्यादा मिलेंगे, और इस कारण यहाँ पर 2 एक्सीडेंट कल भी हुए। एक लेडीज़ गिर पड़ी, और जानवर का कोई दोष नहीं होता, इसके अंदर प्रशासन का दोष। सर, सड़कों पे क्या पूरे शहर के अंदर ही बुरा हाल हो रहा है। आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी कई बार मतलब उनको अवगत कराया गया है, वैसे भी वर्बली भी अवगत कराया गया है। हाँ, अब की बार टेंडर छोड़ दिया, अब की बार ये हो जाएगा। करोड़ों रुपए का घोटाला, सरकार इतने पैसे देती है, लेकिन कमेटी तो कुंभकर्णी नींद सोई हुई है। अभी आप ड्रामा के सामने जाके देखो, कूड़े के अंदर गौ माता मुँह मार रही है, जिसको हम गौ माता कहते हैं, उस कूड़े के अंदर गौ माता मुँह मार रही है। आप अभी प्रेजेंट जाके भी चेक कर सकते हैं। ऐसा यहाँ तो ऐसा है, जगह जगह जाम लगा रहता है। पशुओं का भी गाड़ियों को रोक लेते हैं, बाइकों को घेर देते हैं, आपस में लड़ते हैं, जगह जगह गोबर कर देते हैं। दुकानों के सामने भी काफ़ी टाइम लगता है साफ़ करने के अंदर भी। लेकिन कुछ जो पशुपालक हैं उन्होंने भी ऐसा षड्यंत्र रख रखा है कि दूध निकाला और पशु को छोड़ दिया। वो भी आए दिन टक्कर मारते रहते हैं, बुजुर्ग आदमी को टक्कर मारते घायल हो जाते हैं, तो उनका जिम्मेवार कौन? सर कहेंगे कि आवारा पशुओं ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, रात दिन दुर्घटनाएं होते रहते हैं, फिर भी प्रशासन इस पर मौन बैठा है। ये सुनने में आता है कि इतने रुपए का टेंडर हो गया, इतने करोड़ का टेंडर हो गया आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए, गौशाला में इतने भेज दिए, तो पता नहीं वो कौन सी गौशाला में जाते हैं कि दिन भर यहीं डोलते रहते हैं रोड पे। बेसहारा पशुओं से आमजन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हम दुकानदार भाई है, जब भी दुकान खोलने आते हैं तो यहाँ गोबर पड़ा हुआ, आप देखोगे तो ये पशुओं का गोबर इतना सारा पड़ा हुआ है कि ये उठाने में हमें कम से कम आधा पौना घंटा लग जाता है दुकान को साफ़ सफाई करने में। और आए दिन देखते हैं रोड के ऊपर बीचों बीच
गाय हैं, सांड है, बहुत सारे उनके बछड़े बच्चे सब ऐसे खड़े रहते हैं कि जैसे कि उन्हीं का रोड बन गया हो। जबकि सरकार ने, प्रशासन ने बहुत बड़ा टेंडर भी छोड़ा हुआ है, करोड़ और लाख रुपए का दिया हुआ है, बट वो कहीं प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे तो उतरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है, काफ़ी साल से ये मुद्दा चल रहा है। जो अपने आप को सरकार बार बार ये कहती है कि स्टे कैटल फ्री किया हुआ है हमने, लेकिन अगर धरातल पर जाकर देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हालात क्या है। लोग, बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और उन हादसों से लोग परेशान हो रहे हैं। सरकार के पास शिकायतें जा रही है, प्रशासन के पास शिकायतें जा रही हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रहा और केवल लीपापोती करने तक सीमित रहता है। तो लगातार जिस तरीके से दावे किए जाते हैं कि पशु उठा लिए गए हैं, ये पशु उठाने का दावा है। ये दावा केवल और केवल दावा था। असल में क्या था कि जी गौशाला संचालकों की बात करें या प्रशासनिक अधिकारियों की करें या जो टेंडर छोड़ने वाले नगर पालिका के परिषद के कर्मचारियों की बात करें, बहुत से लोगों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ साझबाज होकर जो हरियाणा की जनता है, रेवाड़ी की जनता है, उनके गाढ़े खून पसीने की कमाई को किस प्रकार लूटा जाए। शहर की सड़कों पर लगातार बेसहारा पशु हैं और केवल है ही नहीं बल्कि वो खतरनाक साबित हो रहे हैं, लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रहे हैं। और जितनी भी प्रशासन ने कथित रूप से कहना कि हमने गाय पकड़ रही है या आवारा पशु पकड़ लिए हैं, वो नहीं पकड़े गए हैं। उसके ऊपर जांच का विषय भी आया था, वो जांच आज तक बेपर्दा नहीं हुई है। उस पे जांच पर ही सवाल उठने चाहिए, क्योंकि जितने भी पशु वो बताते हैं कि इनको उठा करके ले गए हैं, गौशाला में छोड़ा, वो गौशाला में नहीं छोड़े गए हैं। आज आप सर्कुलर रोड पर निकलते हैं या बाईपास पे कहीं भी निकलते हैं तो आवारा पशु, गाय और जो भी बैल वगैरह जो भी हैं, ये सब वहाँ खड़े हैं और आए दिन दुर्घटनाएं कर रहे हैं। तो इसलिए प्रशासन को इसमें विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रशासन की पूरी लापरवाही है और पूर्ण रूप से गायों को, आवारा पशुओं को रोकने में लाचार साबित हो रहा है नगर प्रशासन। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। खबर लखनऊ से है, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूट की गई है। करीब 11 लाख की लूटपाट हुई है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूट, करीब 11 लाख रुपए की लूटपाट की गई है। युवक को मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर फंसाया गया। नारकोटिक्स अधिकारी बनकर ये शपथ लगाई है। आईटी एक्ट के तहत फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठाकुरगंज क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईटी एक्ट के तहत फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है। ठाकुरगंज क्षेत्र का ये मामला है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूटपाट की गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अश्वनी जुड़ चुके हैं। अश्वनी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूटपाट की गई है, फिलहाल इस मामले में क्या जांच हुई है, जांच में क्या निकलकर सामने आया है? बिल्कुल बता दें आपको कि एक लखनऊ के ठाकुरगंज रहने वाले एक व्यक्ति हैं, इरफान हैदर नकवी। इनके पास एक कॉल आता है। कॉल में खुद को सामने वाला जो है वो नार्कोटिक्स का अधिकारी बताता है और कहता है कि आपका एक पार्सल विदेश से आया है जिसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो भारत में बैन है। जिसके बाद इनको फोन पर, वीडियो कॉल पर लाया जाता है। वीडियो कॉल पर ही बने रहने के लिए कहा जाता है। जो व्यक्ति थे, जो पीड़ित थे, काफी डर जाते हैं और कहीं ना कहीं उसी डर का जो ये लोग जो थे वो फायदा उठाते हैं और इनसे 11,57,000 रुपए वसूलते हैं। सबसे दिलचस्प बात है, ये वाकया करीबन 6 महीना पहले का है और उसके बाद
बाद जब शिकायत पुलिस में करते हैं तो इनकी शिकायत दर्ज नहीं होती, जिसके बाद जो पीड़ित होता है वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करता है और कोर्ट कहीं ना कहीं इसको राहत देते हुए ठाकुरगंज पुलिस को हिदायत देती है कि जल्द से जल्द पीड़ित का मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसके बाद IT एक्ट में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। और कहीं ना कहीं इसके बाद ठाकुरगंज पुलिस अभी दबाव में है और कहीं ना कहीं जांच कर रही है। निश्चित तौर पर इस तरह के लखनऊ में कई वाकये पहले भी आ चुके हैं। हालांकि जो साइबर टीम है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, वो काफी एक्सपर्ट है। बड़ी संख्या में लोगों का जो पैसा है वो रिकवर किया गया है, तो संभावना है कि आने वाले समय में जो पीड़ित है इसका भी पैसा वापस मिल सकता है। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं जहां डिजिटल अरेस्ट के नाम पर लूट की गई है। करीब 11 लाख रुपए की ये लूट की गई है। फिलहाल इस मामले को दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। अब खबर बरेली से है जहां सीएम योगी का 6 अगस्त को बरेली दौरा संभव माना जा रहा है। 1500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे और साथ ही लाभार्थियों से भी बातचीत करने वाले हैं। विकास संस्कृति की प्रदर्शनी लगेगी। अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी के दौरे को लेकर अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम योगी का 6 अगस्त को दौरा संभव माना जा रहा है। साथ ही आपको बता दें 1500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं जहां 6 अगस्त को बरेली के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बरेली कॉलेज मैदान में जनसभा को भी संबोधित करते नजर आएंगे। उनके दौरे को लेकर अधिकारियों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शानू कुमार जुड़ चुके हैं। शानू, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि 6 अगस्त को बरेली के दौरे पर रह सकते हैं सीएम योगी, क्या इसको लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने आई है? देखिए निश्चित तौर पे अभी तक कोई जो आधिकारिक पुष्टि है, यानी कि जो आधिकारिक जो प्रोग्राम है और वो सीएम योगी आदित्यनाथ का नहीं आया है, लेकिन 80% संभावना जताई जा रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है 6 अगस्त को बरेली आना है। और इस दौरान जो है प्रशासन ने अपनी देर रात से ही तैयारियां तेज कर दी हैं और करीब लगभग अनुमान जताया जा रहा है करीब 1500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ अपने हाथों से करेंगे। और साफ तौर पर सबसे पहले जो है बरेली कॉलेज मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। उस जनसभा में जो बरेली शहर की जनता है उसको संबोधित किया जाएगा। और अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि मंडलीय समीक्षा बैठक की जाएगी, यानी कि जो बरेली मंडल है उनके सभी के जिले के अधिकारी, जो विभागीय अधिकारी हैं, उनके साथ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ एक समीक्षा बैठक करेंगे और जितनी भी विकास योजनाएं चल रही हैं, परियोजनाएं चल रही हैं, उनकी जानकारी लेते हुए नजर आएंगे। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हुए नजर आएंगे। इन तमाम मुद्दों पर जो है मंडलीय समीक्षा बैठक भी हो सकती है। साफ तौर पर फिर जितनी भी जो 1500 करोड़ की योजनाएं हैं उसमें कई प्रकार की योजनाएं हैं, उसमें लाभार्थियों को भी चेक देने का काम करेंगे और लाभार्थियों से बातचीत भी करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। और साफ तौर पर जो जनसभा का स्थल है, जो बरेली कॉलेज का मैदान है, वहां पर जितने भी अब तक बरेली में जितने विकास कार्य हुए हैं तो उनकी संस्कृति को जोड़ते हुए एक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। उसका दीदार जो है बरेली शहर की जनता और जिले के प्रतिनिधि और साफ तौर पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल तक भी अभी तक कोई जो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 6 अगस्त को अनुमान जताया जा रहा है कि हर हाल में जो है सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली दौरे पर रहेंगे। और इसको लेकर के
देर रात से ही सब जो विभागीय अधिकारी हैं वो अपनी पूरी तैयारियों में जुटे हैं, किसी भी प्रकार से कोई चूक ना होने पाए। हालांकि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है यानी कि जो आईबी है, जो एलआईओ है, वो एक्टिव हो रही है, हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है और पुलिस प्रशासन की तरफ से ठीक है, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है उनके दौरे को लेकर। शानू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 6 अगस्त को बरेली के दौरे पर रह सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगे बढ़ते खबरों में अब खबर लखनऊ से है, जहां मनरेगा में फर्जी उपस्थिति का मामला सामने आया है। इस मामले पर सरकार का बड़ा फैसला भी सामने आया। NMMS ऐप से 3 स्तरीय निगरानी व्यवस्था लागू कर दी गई है। तो ग्राम्य विकास विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं। हर दिन श्रमिकों की तस्वीरों का सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ग्राम रोजगार सेवक व सचिव करेंगे इस मामले की जांच। आपको बता दें, ब्लॉक अधिकारी 200 या 20% तस्वीरें जांचेंगे। जिला समन्वयक करेगा 30 तस्वीरों की रैंडम जांच। तो स्थायी कर्मी 100, संविदा कर्मी 200 तस्वीरें जांचेंगे। डिजिटल निगरानी से बढ़ेगी पारदर्शिता व जवाबदेही। मनरेगा में फर्जी उपस्थिति का मामला सामने आया है। आगे बढ़ते खबरों में और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब 14 अगस्त तक बीमा करा सकेंगे किसान। गैर ऋणी किसानों को प्राप्त होगा बीमा का लाभ। ऋणी किसानों के लिए नई अंतिम तिथि तय कर दी गई है। तो ऋणी किसान 30 अगस्त तक करा सकेंगे बीमा। पहले 31 जुलाई तक ये तिथि तय की गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। सरकार ने वंचित रहे किसानों को बड़ी राहत दी है। 72 घंटे में देनी होगी फसल क्षति की सूचना। तो प्रदेश में फसलों का बीमा कराए जाने की तिथि बढ़ाई गई है। आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है। छांगुर पर ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। जमीन खरीद फरोख्त में ईडी की जांच तेज हुई है। जमीन बेचने वालों को ईडी ने नोटिस भेजा है। 1.25 करोड़ में बेची गई थी छांगुर को जमीन। पूर्व प्रधान को भी तलब किया गया है। कोठी के लिए 42 लाख रुपए में बेची थी जमीन। तो अब ईडी ने मांगे लेन देन के दस्तावेज। छांगुर व करीबियों पर छापेमारी हो चुकी है। अवैध लेन देन और स्रोत की जांच लगातार जारी है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ईडी ने लेन देन के दस्तावेज मांगे हैं। तो छांगुर व करीबियों पर छापेमारी हो चुकी है।
आगे बढ़ते खबरों में खबर लखनऊ से है। आज से शुरू हुआ हर घर तिरंगा अभियान। 2 से 15 अगस्त तक ये अभियान चलेगा। 3 चरणों में आयोजन होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुख्य सचिव एसपी गोयल ने ये निर्देश दिए हैं। स्कूलों में विशेष कार्यक्रम भी होंगे, तो सभी सरकारी भवनों पर फहराया जाएगा तिरंगा। सेल्फी अपलोड व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। और अब खबर सीतापुर से है, जहां धड़ल्ले से चल रहा अवैध क्लिनिक। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नाबालिग लड़के ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की ये लापरवाही सामने आई है। काजी कमालपुर चौराहे का ये मामला आपको बता रहे हैं। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां स्वास्थ्य विभाग नहीं दे रहा ध्यान। काजी कमालपुर चौराहे का ये पूरा मामला है। धड़ल्ले से चल रहा है अवैध क्लिनिक। लोगों के जीवन के साथ हो रहा खिलवाड़। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अबरार अली जुड़ चुके हैं। अबरार, जिस तरीके से सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सीतापुर में सामने आई है। क्या जांच हुई है इस मामले में अभी तक? फिर आपको बताना चाहूंगा, ये सीतापुर के थाना इमिलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के काजी कमालपुर चौराहे का पूरा मामला है, जहां पर बिना लाइसेंस के और बिना रजिस्ट्रेशन के ऐसे धड़ल्ले से ये लाइसेंस के डॉक्टर द्वारा इलाज किया जा रहा है। उसमें नाबालिग बच्चे भी जो ग्लूकोज से बोतल लगाते हुए नजर आए हैं, लेकिन डॉक्टर द्वारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन इसी तरह के अंदर बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हैं और लोगों के जान के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग दावे कर रहा है, जांच कर रहा है, उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं, क्योंकि जांच में जो इस तरीके से जो रजिस्ट्रेशन और बिना रजिस्ट्रेशन के क्लिनिक चल रहे हैं, इन पर जांच होनी चाहिए और उनको बंद होना चाहिए, क्योंकि जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है उसके बाद लोग शिकायत करते हैं, तब जाकर स्वास्थ्य विभाग चेतता है। तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा होता है कि ऐसे क्लिनिकों पर कार्रवाई कब होगी। जी बिल्कुल अबरार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं। सीतापुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धड़ल्ले से चल रहा अवैध क्लिनिक। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और अब खबर बुलंदशहर से है, जहां एडीजे बारा गोपाल जी द्वारा बहुचर्चित सयाना हिंसा के आरोपियों को सख्त सजा सुनाया जाना जन सुरक्षा के लिए समर्पित पुलिस जवानों और उनके परिवारों का जज्बा बरकरार रखने वाला है। हिंसा के 5 मुख्य आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा भविष्य के लिए सबक साबित होगी। लोगों की सुरक्षा करते हुए इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की शहादत को न्याय मिलना सराहनीय है। एडीजे ने 38 दोषियों को सजा सुनाकर साबित कर दिया कि ऐसा अपराध को अंजाम देने वालों
वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जा सकता। इसलिए उन्होंने निर्ममतापूर्ण हत्या मामले के 5 मुख्य आरोपियों प्रशांत नट, राहुल, लोकेंद्र, डेविड और जोनी को उम्र कैद के साथ अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। साथ ही हिंसा, बलवा और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में 33 अन्य दोषियों को 7 साल की सजा सुनाने का कड़ा संदेश भी दिया है। आदेश ये है कि जिन लोगों के खिलाफ 307 का अपराध, 302 का अपराध सिद्ध हुआ था, वरुण आईडी, जिसमें प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जोनी, लोकेंद्र मामा, ये 5 लोग थे। इनको आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया गया है। और बकिया जो 23 लोग थे जो 307 और बलवे में थे, उनको 7 साल की सजा और अलग अलग धाराओं में जो अर्थदंड हुआ है उससे दंडित किया गया है। और जो अर्थदंड इनसे वसूला जाएगा मुलजमान से, उसका 80% मृतक शहीद सुबोध कुमार सिंह की पत्नी को देने का आदेश अदालत ने दिया। किसी का कोई स्पेसिफिक रोल असाइन तो नहीं है, वो पहले से ही कैटेगरिकली जिस दिन कन्विक्शन होल्ड हुआ उसी दिन कर दिया गया था। ये जो 5 लोग हैं उनको मर्डर में कन्विक्शन होल्ड हुआ, 302 में होल्ड हुआ, और बाकी का रिमेन जो अदर सेक्शन 307, 436, 332, 53 इन सेक्शंस में दिखा है। तो कुछ माइनर सेक्शंस भी हैं जिनमें 2 साल, 3 साल या 4 साल तक की सजा है। बाकी जो भी रिमेनिंग जो भी 2 कैटेगरी बनाई है इसमें 302 और 307, तो 307 में वाला जो 5 को छोड़ के जो 33 अक्यूज हैं उनको जो है मैक्सिमम 7 ईयर पनिशमेंट अवार्ड किया गया। बाकी लोगों को 7 साल कारावास की सजा सुनाई गई है। नकलें सबको मिलेंगी, बाकी अपील में कहेंगे। 5 लोगों को जिन पर धारा 302 के आरोप थे उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और जो बाकी मुलजिम हैं 33, उनको मैक्सिमम 7 साल की सजा हुई है। बाकी छोटी धाराओं में काफी कम हो गया हुई है। 80% जुर्माने की धनराशि मृतक की पत्नी को जाएगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते खबरों का। खबर किशनगंज से है, जहां दिघल बैंक प्रखंड में मॉब लिंचिंग की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गोवाडांगी गांव में चोरी के शक में मोहम्मद शब्बीर आलम को भीड़ ने बेरहमी से पीट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने इसे साजिशन हत्या बताते हुए अपने 4 बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। घटना की जानकारी मिलते ही ठाकुरगंज के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और पीड़ित परिजनों से बातचीत के बाद उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई है। पूर्व विधायक ने कहा कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि आगे ऐसी वारदात ना हो और समाज में अमन शांति भी बनी रहे। ये मॉब लिंचिंग की घटना है और मूव के द्वारा जो है, अब वो व्यक्ति वहां क्यों पहुंचा था, कैसे पहुंचा था, ये तो गहन जांच का विषय है। और मेरा प्रशासन से एक आग्रह है कि इस मामले में लीपापोती नहीं हो और सिर्फ पुलिस खानापूर्ति नहीं करे किसी को गिरफ्तार करके। इसकी सघन जांच हो चुकी। जो अभी गांव के लोगों के, बुजुर्ग लोग, जो भी जिम्मेवार लोगों का जो बयान है यहाँ कि ये बड़ा जो है सुनियोजित ढंग से इस काम को किया गया है। और अब खबर बरेली से है, जहां संसद के बाहर मस्जिद विवाद गरमाया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने फिर चिंता जताई। अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की गई है। मजहबी रहनुमा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं। बरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां संसद के बाहर मस्जिद विवाद गरमाया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने फिर चिंता जताई है।
और साथ ही अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की है। मजहबी रहनुमा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी, उनकी तरफ से ये बात कही गई है। बरेली से खबर आपको बता रहे हैं, यहां संसद के बाहर गरमाया मस्जिद विवाद। मौलाना शहाबुद्दीन ने फिर चिंता जताई है और कहा है कि मजहबी रहनुमा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की है। मस्जिद का जिस तरीके से तक़द्दुस पामाल किया गया, मस्जिद की बेहुरमती की गई, ये आवाज़ हम बुलंद करते रहेंगे और हमेशा हक़ बात, सच्ची बात, शरीयत की बात, मस्जिद की बात, मुसलमानों के हक़ और हुकूक अधिकारों की बात हमने की है और हम करते रहेंगे। हमें कोई ताकत नहीं दबा सकती और न रोक सकती है। समाजवादी पार्टी के लोग चाहते हैं कि गुंडागर्दी, बदमाशी के ज़रिए हम आवाज़ को दबा दें, आवाज़ को बंद कर दें, तो यह ऐसा मुमकिन नहीं है। और अब खबर आगरा से है, जहां बाढ़ से घिरे रेहा गांव में हादसा हुआ है। दीवार ढही है, दीवार ढहने की वजह से सीलन बनी तो दीवार के मलबे में 5 लोगों के दबने का दावा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला है। एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। रात में ही मौके पर पहुंचे एसडीएम बाह हेमंत कुमार, एसडीआरएफ टीम ने मोटर बोट से रेस्क्यू किया है। सभी घायलों को मलबे से बाहर निकाला गया। फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रेस्क्यू पूरा होने पर ग्रामीणों ने आभार जताया। थाना मनसुखपुरा क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर हंस डीहा से है, जहां काल बनकर बरसी बारिश, दीवार गिरने से 7 वर्षीय अमन की मौत हो गई है। मासूम की जान गई है। बहन की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीणों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। थाना क्षेत्र के बबन खेता गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। तो हंस डीहा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां काल बनी बारिश, दीवार गिरने से 7 वर्षीय अमन की मौत हो गई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं और अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। अब खबर बुलंदशहर से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। टोकने पर युवक को गोली मारी है। दोस्त के साथ घर लौट रहा था युवक, तो भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। संदिग्धों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। थाना औरंगाबाद के दौलताबाद की ये घटना आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दोस्त के साथ घर लौट रहा था युवक, भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा।
आगे बढ़ते खबरों में अब खबर रेवाड़ी से है, जहां प्रदेश भर के कर्मचारियों के साथ मिलकर पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने एनपीएस और यूपीएस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी काली ड्रेस व ब्लैक रिबन पहनकर जिला मुख्यालय पहुंचे और नाराजगी जाहिर की। प्रदर्शनकारियों ने सीटीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन का नेतृत्व रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के जिला प्रभारी डॉक्टर अरविंद यादव ने किया। उन्होंने बताया कि राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल के आह्वान पर यह प्रदर्शन पीबीएसएस और एनएमओपीएस के बैनर तले हुआ है। कर्मचारियों की स्पष्ट मांग है कि सरकार एनपीएस और यूपीएस में विकल्प न देकर केवल पुरानी पेंशन योजना को बहाल करे। डॉक्टर यादव ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांग को अनदेखा किया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नहीं चाहिए एनपीएस, नहीं चाहिए यूपीएस, नहीं P1 OPS, P1 OPS, P1 बाल संघर्ष समिति एवं एनएमओपीएस के बैनर तले प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर एनपीएस और यूपीएस के लिए विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हम सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन चाहिए। इसके लिए सरकार से हम विनती करते हैं कि जल्द से जल्द सभी कर्मचारी और अधिकारियों की ओल्ड पेंशन बहाल करी जाए, ताकि सरकार का जो नैतिक कर्तव्य होता है सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, वो कर्मचारियों को प्राप्त हो सके। और अब खबर कुशीनगर से है, जहां एएनएम का मरीज से रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। टीकाकरण के दौरान वसूली का ये वीडियो वायरल हुआ। टीकाकरण अभियान में वसूली का खेल सामने आया है। टीकाकरण अभियान में एएनएम ने वसूली ली है। सीएमओ को पत्र देकर शिकायत की गई। बिशुनपुरा क्षेत्र के खजुरिया गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो टीकाकरण अभियान में वसूली का खेल सामने आया है। एएनएम ने वसूली किया है। सीएमओ को पत्र देकर शिकायत की गई। बिशुनपुरा क्षेत्र के खजुरिया गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां एएनएम का मरीज से रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। टीकाकरण के दौरान वसूली का ये वीडियो वायरल हुआ है। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एएनएम का मरीज से रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ। आगे बढ़ते खबरों में खबर कुशीनगर से है, जहां लड़की भगाने को लेकर मारपीट हुई है। बीच सड़क दोनों पक्षों में मारपीट हुई है। एक दूसरे के साथ थाने के सामने मारपीट हुई। गड्ढा थाने के पनिया हवा मार्ग का ये मामला आपको बता रहे हैं। कुशीनगर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दो पक्षों में मारपीट हुई। गड्ढा थाने के पनिया हवा मार्ग का ये मामला आपको बता रहे हैं। और अब खबर सहारनपुर से है, जहां पुलिस और गौकश बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल हुए हैं, तो असलहे और गौकशी के उपकरण बरामद कर लिया गया है। घायल बदमाशों को अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल आपको बता दें, दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं।
सिंह हथनीकुंड रोड पर शाहपुर मोड़ पर चेकिंग कर रहे थे कि दो व्यक्ति सामने से बाइक पर आते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा उनको रोकने टोकने पर उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने से फायरिंग करके वहाँ से भागे। पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया तो शाहपुर बांस रोड पर बाजपुर स्टोन क्रेस मोड़ पर उनकी बाइक फिसल के गिर गई और पुलिस पार्टी पुनः जान से मारने ने फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में दोनों बदमाश पर गोली लगी। दोनों बदमाशों नाम क्रम से जावेद व नदीम हैं तथा दोनों थाना मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट हैं। इनके खिलाफ 8 व 7 मुकदमे पंजीकृत हैं। दोनों बदमाशों कब्जे से 2 तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 1 बिना नंबर की बाइक तथा गौकसी को उपकर बरामद हुए हैं। दोनों बदमाश इलाज हेतु CST बिहार रवाना किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।